हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू है, जिसमें आज ये जो आप सामने चैप्टर देख पा रहे हैं संसाधन, ठीक है, यह आपकी भूगोल की क्लास है, यानी कि जियोग्राफी की क्लास है। और जो कक्षा 6 की प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, हम उनसे एसएसटी को कवर कर रहे हैं। कक्षा 6 की भूगोल यानी कि जियोग्राफी कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, कक्षा 7 की जियोग्राफी कंप्लीट पढ़ा चुके हैं पूरा, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक ही प्लेलिस्ट है जियोग्राफी की, उसमें 6, 7 दोनों के सीक्वेंस में वीडियोस हैं, नंबर पड़ा हुआ है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 की जियोग्राफी, ठीक है। जो भी बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है, एनसीईआरटी पढ़ कर के सीटेट एग्जाम देता है, वो कभी फेल नहीं होता। आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो फिर आप सीटेट क्रैक नहीं कर पाएंगे। आज का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एज अ प्रूफ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। जैसा कि आज हम चैप्टर ही पढ़ने जा रहे हैं संसाधन। ये क्वेश्चन सीटेट 31 जनवरी 2021 में पूछा गया प्रश्न है और ये कहता है कि दो पर विचार करना है, इस पर और इस पर, फिर हमें इसके आंसर देना है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा है। और इसके बाद अब जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, अभिकथन और कारण वाले, ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन हमको, ये भी रिसेंटली पूछा गया प्रश्न है सीटेट में। एक कथन है, मनुष्य के द्वारा ही प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है। फिर उसके बाद रीजन है। ये क्वेश्चंस अभी हम लोग सॉल्व करेंगे जब पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। चैप्टर पढ़ लेंगे तो इन क्वेश्चंस को हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन संसाधन वाले हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। कथन कारण वाले क्वेश्चंस यहाँ से इसी चैप्टर से, ये सारे क्वेश्चंस इसी चैप्टर के हैं जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पहले इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है संसाधन। संसाधन क्या होता है इसको तो समझेंगे ही, पहले इंग्लिश समझ लीजिए। संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं प्यारे दोस्तों। क्या कहा जाता है? रिसोर्स, ठीक है। ये होता है संसाधन। ये एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसा स्रोत होता है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। वो चीज़ें जिनका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो चीज़ें संसाधन कहलाती हैं। हमारे नेचर में या हमारी प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बन जाता है जब वो मानवीय सेवा करता है या मानव के उपयोग में आता है। वो सब चीज़ें संसाधन कहलाती है। हम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो सभी चीज़ें संसाधन हैं। चाहे आप यहाँ पे आइए देखिए, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर चलते हैं और बहुत ही मूल्यवान चैप्टर है, आपका वैल्यूबल चैप्टर है। यदि आपने ये चैप्टर छोड़ दिया तो इसका मतलब आपने सीटेट के 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ दिए। देखिए यहाँ पे आपके चाहे कपड़े हों, आपके घर के बर्तन हों, आपका अनाज हो, है ना, आपका कंघा जिससे आप बाल सही करते हैं, आपकी शहद की बोतल हो गई, तेल की बोतल हो गई, है ना, आपकी किताबें हैं, बैग है, आपका पेन, कॉपी, कलम, किताब हो गई, ठीक है। ये सभी चीज़ें उपयोगी हैं हमारे लिए, ये सभी उपयोगी हैं, ये सभी हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, ये सभी हमारे इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, ये सभी संसाधन हैं, ये सभी रिसोर्स हैं। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वो संसाधन कहलाती है, वो रिसोर्स कहलाती है, ठीक है, जिनसे हमारी आवश्यकताएं, हमारी नीड्स फुलफिल होती हैं। ओके, चलिए, आपके हाथ में फ़ोन एक संसाधन है, ठीक है। आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से क्लास को देख रहे हैं, यह भी एक संसाधन है जो आपकी इच्छा की पूर्ति कर रहा है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। आपका जैसे पानी है, बिजली है, रिक्शा है, आपकी किताबें हैं, आपका बैग है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हो वो कुर्सी है, हर चीज़ जिसका उपयोग आप करते हैं वो सभी क्या हैं? संसाधन है। यहाँ तक कि आप सब्जियां शाम को बनाते हैं, सब्जी बना करके खाते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिसोर्स। वह भी एक संसाधन है, आपकी सब्जी भी एक संसाधन है।
इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, ठीक है, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पॉइंट कहता है जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, किताबें। ठीक है, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे क्या हैं? उपयोगी हैं। भाई आपने इन सब चीज़ों का यूज़ किया, इसलिए क्या है? ये उपयोगी हैं। ठीक है, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता या उसकी प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बना देती है। इस पॉइंट को, इन लाइनों को नोट कर लीजिएगा। ये चैप्टर आज का आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक वस्तु, आप अब तक बहुत सारे विद्यार्थी संसाधन को लेकर के कंफ्यूज रहे होंगे कि सर संसाधन क्या होता है, मानवीय संसाधन क्या होते हैं, नवीकरणीय क्या होते हैं, अनवीकरणीय क्या होते हैं, जैविक अजैविक क्या होते हैं, किस चीज़ को हम संसाधन कह सकते हैं, कौन सी संसाधन के अंतर्गत नहीं आती है, वो सारी चीज़ें, पूरा कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो जाएगा। एक वस्तु यानी कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो जिसकी उपयोगिता, उसकी जो उपयोगिता है वह उसको संसाधन बना देती है। ठीक है, वस्तुएं उस समय संसाधन बन जाती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है, जब उनकी कोई वैल्यू होती है, जब उनका कोई इंपॉर्टेंस होता है, देन वो रिसोर्स का रूप ले लेती हैं, देन वो संसाधन बन जाती हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ हमारे लिए वैल्यू नहीं रखती है, इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तो हमारे लिए बेकार है। काहे कि वो संसाधन अगर हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो, लेकिन अगर वो हमारे लिए उपयोगी है, हमारी नीड्स की फुलफिल कर रही है, देन दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। इसका प्रयोग या इसकी उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है, वैल्यू प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, जितने भी संसाधन है, रिसोर्स हैं, वो क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। ठीक है, इसका जो प्रयोग है वही इसे वैल्यू देता है, यानी कि कुल मिलाकर के वही बात हो गई, आप किसी व्यक्ति के कितने काम आ सकते हैं, इस चीज़ को देख करके ही सामने वाला आपको वैल्यू देता है। ठीक है, अगर आप उसके किसी काम नहीं आते है ना, या आप उसके किसी काम नहीं आने लायक हैं, तो फिर ना तो आपसे वो मित्रता रखेगा, ना आपसे कोई मतलब रखेगा। हर आदमी एक दूसरे से किसी न किसी पॉइंट को लेकर के ही जुड़ा हुआ है। ओके, वही बात यहाँ पे, अगर आपका प्रयोग हुआ है, यदि आप उसके लिए उपयोगी हैं सामने वाले के लिए, तभी आपको वो मूल्य वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है मूल्य का अर्थ महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है। वैल्यू का मतलब इंपॉर्टेंस, आप किसी के लिए कितने वैल्यूबल हैं, आप किसी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए, ये डिपेंड करता है कि उपयोगिता पर, कि आप उसके कितने यूज आ सकते हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। सर ये क्या मतलब है? कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है। अब किसका होता है, किसका नहीं होता है, वो भी हम समझेंगे। कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिनका आर्थिक वैल्यू होती है, जिनकी इकोनॉमिक की वैल्यू होती है। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं उनकी नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। आप कोई भी धातु, कोई भी मेटल आप लेने जाएंगे, उसका एक मूल्य होता है, ये चीज़ इतने रुपए में मिलेगी, ये चीज़ इतने रुपए में मिलेगी। ठीक है, इसके बदले आपको ये चुकाना होगा। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। एक बहुत सुंदर सा आप झरना देख रहे हैं, आप नदी, पहाड़ या प्रकृति की सुंदरता को देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, मोर चहचहा रहा है, ये सब चीज़ें देख रहे हैं, तो ये जो आप दृश्य देख रहे हैं इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। जो धातुएं हैं उनका मूल्य होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। आइए आगे समझते हैं चीज़ों को। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ वैल्यूबल हो जाती हैं। ठीक है, समय बदला, उनकी वैल्यू बढ़ी तो वैल्यूबल हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। जैसे आपकी दादी के जो घरेलू नुस्खे होते हैं कि बेटा खांसी हो गई, दूध ले लो, उसमें थोड़ी हल्दी डाल लो, उसको पी लो, खांसी में फ़र्क पड़ जाएगा। या और बहुत सारे पहले दादी के नुस्खे हुआ करते थे, बेटा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, है ना, शरीर में ये दिक्कत नहीं होगी। वो जो घरेलू नुस्खे हैं उनका आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है कि वो चीज़ कितने में मिलती है या आज वो कितने में मिलेगी। ठीक है, अगर वे पेटेंट करने के उपरांत वही चीज़ जो नुस्खे दादी ने हमको पहले फ्री में बताए थे या आज बताती हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अगर वही चीज़ पेटेंट करने के उपरांत
मेडिकल फर्म के द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यहाँ पे पेटेंट का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का आपने आविष्कार किया, आपने किसी चीज़ का आविष्कार किया और अब उसको आप विधिवत तरीके से एक मेडिकल के थ्रू, एक स्टोर के थ्रू उसको आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको अधिकार है। आपने उसको एक्सप्लोर किया है, आपने उसका आविष्कार किया है, आपके पास अधिकार है कि आप उसको अपने हिसाब से उचित दाम पर बेच सकते हैं। ये अधिकार आपके पास है। आप उसको एक मेडिकल फर्म के द्वारा बेच रहे हैं तो ये आर्थिक रूप से वैल्यूएबल हो गई। दादी ने हमको घर में जो फ्री में चीज़ें बताती हैं वो वास्तव में हम उनको महत्व नहीं देते। अरे दादी क्या बता रही हो, हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम डॉक्टर से दवाई ले आएंगे। भले ही वही चीज़ हो, वही हल्दी हो, वही सब, वही अजवाइन हो, वही लौंग हो, वही सब मिला के वो चीज़ बनी हो, लेकिन वहाँ से हम लाएंगे तो उसको खाएंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, टाइम टू टाइम खाएंगे, लेकिन घर की बताई चीज़ उसको हम वैल्यू नहीं देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है। पेटेंट का मतलब आप समझ गए, आपने किसी चीज़ को एक्सप्लोर किया है, ठीक है, तो अब आपके पास अधिकार है कि अब आप उसको बेच सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग बेच सकते हैं। पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। आपका कोई विचार है तो उस पर आपका अधिकार है, आपने आविष्कार किया है तो इस पर आपका एकमात्र आपका ही अधिकार है। ओके, ये होता है पेटेंट। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अच्छा आपसे बताते चलें कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की क्लासेस आपको बाकी कहीं नहीं मिलेंगी। देखिए समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि समय के साथ में ना जो प्रौद्योगिकी है जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, वह भी उसने भी एक क्रांतिकारी रूप लिया हुआ है टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इसलिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले किसी काम की नहीं थी, समय बदला, टेक्नोलॉजी आई और आज वही चीज़ लाखों रुपए की हो गई है। आज वही चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो पहले किसी काम की नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि समय बदला, परिवर्तन आया, टेक्नोलॉजी आई और उसी चीज़ को इसने वैल्यूबल बना दिया। दोनों ही चीज़ें लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है ना। दोनों ही चीज़ें, भाई समय भी आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है, टेक्नोलॉजी भी आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, ठीक है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। लोग क्या हैं? खुद स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है स्टेटमेंट में, लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। एज इट इज सेम टू सेम लाइन यहाँ पे छपी है। पूरा एनसीईआरटी का पेपर, पूरा सीटेट का पेपर एनसीईआरटी से ही छपता है, ठीक है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ये इसका अभिकथन हो गया। अब इसका कारण आप ढूंढना जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। आगे पॉइंट कहता है, लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। भाई लोग खुद अपने आप में महत्वपूर्ण संसाधन हैं और लोगों के विचार, लोगों का ज्ञान, लोगों का जो आविष्कार है, जो खोज है, वही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं और अधिक संसाधनों का निर्माण करते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन में यही लाइन लिखी है, सेम टू सेम देखिए उसको कारण में लिखा है, लाइन वही लिखी है। देखिए लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार ही अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। तो लाइन वही थी, एक को स्टेटमेंट बना दिया, एक को उसका रीजन बना दिया। अब इसको में आपको आंसर करना है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं और उनके जो विचार हैं, ज्ञान है, आविष्कार हैं, यही जो है कि अधिक संसाधनों की रचना करते भी हैं। तो दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। और जो ये आर है ये ए को स्पष्ट कर रहा है, ये इसको क्लियर कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वह आपका राइट हो जाता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी रिसेंटली पूछा गया था, देखिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। हर खोज, हर एक्सप्लोर या हर जो भी इन्वेंशन है, उसी के माध्यम से और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली जाती हैं, उसी से बहुत सी चीज़ें। भाई शुरुआत में आपका सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन बनाया गया था, कीपैड छोटा सा,
फिर उसी से कितनी सारी चीज़ें डेवलप होती चली गई, उसी से फिर धीरे धीरे एक स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन में और ज़्यादा फिर 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आ गया, है ना। उसमें और ज़्यादा क्वालिटीज़ बढ़ा दी गई, कैमरा, अब तो कैमरा उसमें बढ़ा दिया गया, और कितनी सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड, आपके ईयरफोन, ईयरबड्स, हेडफोन, है ना, आपके कितनी सारी चीज़ें इन्वेंट हो गई उसी के माध्यम से, एक फ़ोन के माध्यम से। और आज उसको टीचिंग में लिया जा रहा है, उसके साथ फ़ोन के अकॉर्डिंग माइक बना दी गई, फ़ोन के अकॉर्डिंग स्टाइलस पेन बना दिया गया जो सिर्फ फ़ोन पे ही चलता है। तो एक फ़ोन से लेकर के कितनी सारी चीज़ें इन्वेंट हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। आग की खोज से खाना पकाने की जो पद्धति, जो मेथड था, और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन भी हुआ। जबकि पहिए का आविष्कार हुआ तो उससे हमारा परिवहन बन गया। आविष्कार पहिए का हुआ था और चल पड़ी ट्रेन। आविष्कार पहिए का हुआ था, दौड़ रही है BMW कार, है ना। सिर्फ पहिए से BMW आ गई, है ना। अगर पहिया उस दिन ना बना होता तो आज BMW कार नहीं होती, आज आपकी ट्रेन नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने, यानी कि जो बिजली है आपकी, उसको बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, उसने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। भाई पानी तो बह रहा था, लाखों करोड़ों वर्ष पहले भी बह रहा था, आज भी बह रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने और समय ने उस चीज को देखा, जाना, समझा, परखा, और उस बहते हुए पानी से क्या कर दिया भाई, ऊर्जा उत्पन्न करके और उसको बिजली बना दी। ठीक है, तो ये क्या है, ये समय और टेक्नोलॉजी है जिसने चीज़ों को बदल दिया है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यही समझ रहे थे, समय और टेक्नोलॉजी, टाइम और टेक्नोलॉजी को समझ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ संसाधनों के प्रकार भी होते हैं, इनको समझिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, मतलब एक अगर आपने कक्षा 6 से 8 तक टोटल 79 चैप्टर्स हैं, टोटल 79 चैप्टर्स हैं। और इन 79 चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लेते हैं, इन 79 वीडियोस को हमारी देख लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका सीटेट बहुत बढ़िया, 60 में जो 40 नंबर का प्रॉपर कंटेंट आता है, उसमें भी 10 क्वेश्चन तो आपके इसी से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। तो मान के चलिए 50-55 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। संसाधनों के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे 3 प्रकार बताए गए हैं। एक तो प्राकृतिक हो गया, जिसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, दूसरा मानव निर्मित हो गया, तीसरा आपका मानव हो गया। ये 3 वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है। अब एक एक करके चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आता है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि नेचुरल रिसोर्स। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, और अधिक संशोधन के बिना, यानी कि बिना ज़्यादा उसमें कुछ फेर बदल किए, बहुत ज़्यादा हम उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करते, उपयोग में ले आते हैं, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे आपकी वायु, हवा में हम बहुत ज़्यादा हम कोई चेंजेस नहीं करते, सांस ले रहे हैं, है ना, प्राकृतिक है, कोई संशोधन नहीं है इसमें, हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं वह वायु बिना किसी परिवर्तन के। हमारी नदियों और झीलों का जल बिना परिवर्तन किए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अपने खेतों में यूज़ कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। आपकी मिट्टी हो गई, खनिज हो गए, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं जिनमें हम संशोधन किए बिना प्रयोग कर रहे हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचर ने हमको दिए हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, जिनके बदले में प्रकृति हमसे कुछ नहीं लेती। जैसे आपकी वायु हो गई, इसके सारे आप जी रहे हैं, लेकिन बदले में प्रकृति आपसे कुछ नहीं मांगती है ना। आपकी मृदा हो गई, मिट्टी हो गई, पानी है, सब है, और सीधे ही हम उनको उपयोग कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ऐसे भी कुछ नेचुरल रिसोर्स हैं जिनको अगर हम अच्छी तरह से उपयोग करना चाहते हैं तो हमें कुछ औजार चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, और हम उनसे नई चीज़ बना करके क्रिएट कर देते हैं, तैयार कर देते हैं, बना करके तैयार कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है।
ठीक है। ये विस्तृत रूप में दो तरीके से, जो प्राकृतिक संसाधन है, दो तरीके से उनको डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है नवीकरणीय, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिनेबल, RENEWABLE, रिनेबल रिसोर्स। अनवीकरणीय को हम इसके आगे नॉन लगा दो, नॉन रिनेबल रिसोर्स हो जाएगा। तो अब इसमें पहले हम पढ़ेंगे नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, रिनेबल रिसोर्स क्या होते हैं। प्यारे दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। भाई ऐसे संसाधन जो लगातार आप उनका जिनका प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे संसाधन जिनका आप लगातार प्रयोग कर रहे हैं, जिनको आप लगातार उपयोग में ले रहे हैं और पुनः अपने आप वो उत्पन्न हो जाते हैं, उससे हम रिनेबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे आपकी वायु है, आपकी सौर ऊर्जा है, आपका पानी है, जंगल हैं, आप यूज़ भी कर रहे हैं, पेड़ पौधे अपने आप उगाते हैं, है ना। वायु है, कितनी भी यूज़ कर रहे हो अपने आप पैदा हो जाती है। सूर्य प्रकाश, सौर से प्राप्त ऊर्जा खूब यूज़ कर रहे हो, फिर से अपने आप पैदा हो जाती है। तो ऐसे संसाधन जो बड़ी जल्दी अपने आप जो है पूरे हो जाते हैं, उन्हें जो है नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गई। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे आपका जल है, मृदा है, वन का अगर हम लापरवाही से प्रयोग करते हैं तो उनके भंडार पर कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ सकता है। माना कि हम अगर प्रभाव यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें इतनी जल्दी घटने वाली नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर हम अति कर देंगे, ज़्यादा हम लापरवाही कर देंगे, मिट्टी को ख़राब करेंगे, जल को ख़राब करेंगे, जंगलों को काटेंगे, तो प्रभाव तो पड़ेगा ना। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, लगता है कि हाँ ये असीमित है, नवीकरणीय है, फिर से जो है पूरा हो जाएगा। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गया है। ठीक है, बात क्लियर होती है तो असीमित, है तो नवीकरणीय, रिनेबल अपने आप पूरा होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी कमी आ गई है। अनवीकरणीय जो नॉन रिनेबल होते हैं, ठीक है, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, अगर खत्म हो गए तो हजारों साल लग जाएंगे पूरा होने में। जो नवीकरणीय था वो अपने आप बड़ा जल्दी पूरा हो जाता है, अनवीकरणीय पूरा नहीं होता जल्दी। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद आपके पास भंडार भरा है, अगर वो भंडार एक बार खाली हो गया तो उसको पूरा होने में हजारों साल लग जाएंगे सर। ये जो अवधि है वो मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। आपकी पीढ़ियां गुजर जाएंगी लेकिन ये भंडार दोबारा नहीं भर पाएगा। आपकी पीढ़ी 2 साल में 200, दो पीढ़ी, 3 साल में 3 पीढ़ी, 300 साल में, है ना, 400 साल में 4 पीढ़ी गुजर जाएंगी, 500 साल में 5 पीढ़ी गुजर जाएंगी, लेकिन ये तब भी भंडार नहीं भरेगा क्योंकि इसको तो हजारों साल लग जाएंगे भरने में। ये होता है अनवीकरणीय स्रोत। तो आप नवीकरणीय और अनवीकरणीय में 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये बड़ा जल्दी अपने आप पूरी हो जाती हैं और ये हजारों साल लग जाते हैं इनको पूरा होने में। ठीक है, भंडार को कंप्लीट होने में। आगे बढ़ेंगे तो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेंगे पढ़ने के लिए। देखिएगा, ये जो अनवीकरणीय स्रोत हैं, अनवीकरणीय में हमारे आते हैं इस प्रकार के संसाधन अनवी कहलाते हैं, अनवीकरणीय कहलाते हैं जो समय लेते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं जिनको पूरा होने में हजारों साल लग जाएंगे, क्योंकि पेट्रोलियम जो है जो जीवाश्म ईंधनों से या नीचे जो दबे जीवाश्म जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे बनता है। वो चीज़ें अगर ख़त्म होगी दोबारा कहाँ से आएंगी। प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका वितरण भूभाग, वहाँ की जलवायु कैसी है, ऊंचाई कैसी है, ऐसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का जो वितरण है वो असमान हो जाता है। अब यहाँ से हम पॉइंट को समझेंगे और मानव निर्मित संसाधन की बात करेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है प्यारे दोस्तों कि प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं, यानी कि हैं तो प्राकृतिक, हैं तो नेचुरल, लेकिन जब वो संसाधन बन जाते हैं तब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। मूल रूप यानी कि जो उनका असली रूप है उसमें चेंजेस आ जाते हैं।
जैसे लौह अयस्क से उस समय तक संसाधन नहीं था। जो लौह अयस्क हैं जिनसे लोहा बनता है, जिनको लौह अयस्क को हम आयरन ओर कहते हैं, ORE, ठीक है, ये चीज़ें तब तक संसाधन नहीं थी जब तक हमने इन चीज़ों से लोहा बनाना नहीं सीख लिया था। तब तक हमारे लिए बेकार थी, किसी काम की नहीं थी, ठीक है। जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था तब तक वो संसाधन नहीं थी, किसी काम की नहीं थी। ओके, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। भाई संसाधन तो ये प्राकृतिक हैं, लेकिन इनका उपयोग हम किस में कर रहे हैं? पुल बनाने में। पुल किसने बनाया? मानव ने बनाया। संसाधन कौन सा था? प्राकृतिक। यानी कि यहाँ से लेकर के मानव ने उसमें बदलाव करके नई चीज़ बना दी, तो ये मानव निर्मित कहलाते हैं। टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। टेक्नोलॉजी को किसने रूप दिया है? मानव ने दिया है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा यानी कि मानव निर्मित संसाधन कैसे बनते हैं, तो मानव निर्मित संसाधन जो हैं ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ शब्दावली है। यह है संसाधन का भंडार क्या होता है? यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ हमारे पास जो है उसका भंडारण कितना है, वो हमारे पास कितनी मात्रा में है, ठीक है, उसका हम इन फ्यूचर कितना उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे मानव संसाधन की। देखिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट और बहुत अहम चैप्टर। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, उसके पास स्किल और जो है प्रौद्योगिकी होगी। भाई लोग जो हैं अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग आप तभी कर सकते हैं ना जब आपके पास वैसा काम करने का ज्ञान होगा, है ना, आपके पास स्किल्स होंगी और क्या होगा, और आपके और टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी। इसलिए मनुष्य जो है एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मानव खुद एक विशेष प्रकार का संसाधन है। ओके, ध्यान रखिएगा, लोग मानव संसाधन हैं, अतः क्या है, लोग जो है वो मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। यदि आप एजुकेटेड हैं तो फिर आपके अंदर स्किल्स भी आएंगी, आप टेक्नोलॉजी को समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे और कुछ नया क्रिएट करने का प्रयास करेंगे, है ना। यदि आप स्वस्थ हैं, हेल्थी हैं, तब भी आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी आएगी और आप चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अधिक संसाधनों के निर्माण में, यदि आप अधिक से अधिक संसाधनों का निर्माण करते हैं, उसके निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ध्यान दीजिए, अधिक संसाधनों के निर्माण में यदि आप अधिक से अधिक संसाधन बनाना चाहते हैं, उसमें समर्थ होना चाहते हैं, तो लोगों के कौशल में सुधार करना, आपकी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। इसी को मानव संसाधन विकास कहते हैं। इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड। यहाँ पे देखिए, मानव संसाधन विकास से तात्पर्य क्या होता है? मानव संसाधन विकास से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, चाहे वो उनकी मानसिक योग्यता हो या शारीरिक योग्यता हो, इससे होता है, ठीक है। मानव संसाधन से तात्पर्य होता है लोगों की संख्या और उनकी योग्यता कितनी है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है कि मानव को संसाधन माना जाए या ना माना जाए। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की जो स्किल्स हैं, कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। यदि मनुष्य के अंदर स्किल्स ना होती, इतना वो स्किलफुल ना होता, तो आज भौतिक चीज़ों को इतना वैल्यूबल नहीं बना पाता, आज इतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं जा पाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम संसाधन संरक्षण की बात करेंगे। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, संसाधन संरक्षण की बात करें कि जो हमारे संसाधन हैं उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे बचाया जाए। छोटी सी स्टोरी है, ये पढ़ ही लेते हैं। मोना ने एक बार बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया है, ना खाने पीने के लिए कुछ है। लोग परेशान हो रहे हैं और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे हैं। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच हो सकता है? तो अम्मा ने कहा, हाँ बेटा। उत्तर दिया, हाँ ऐसा हो सकता है, मतलब हो सकता है कि पानी सूख जाए, पेड़ कट जाएं, लोग छाया को तरस जाएं। बिल्कुल हो सकता है, अगर हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जो अपने आप पूरे हो जाएं,
ठीक है, जैसे आपके जंगल हो गए, आपका जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है, तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं अगर हम उनका सही से यूज़ नहीं कर सकते हैं। आणविकरणीय जो नॉन रिन्यूएबल है, जो हज़ारों साल लग जाते हैं जिनको पूरा करने में, संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। अम्मा ने कहा देखिएगा, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। मिल गया क्वेश्चन। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा गया प्रश्न है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? वेरी गुड। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ के गए हैं तो आप बेहतर आंसर कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी संसाधन है यदि आप सतर्क होकर के उनका उपयोग कर रहे हैं, ये देखिए किसी भी संसाधन का सतर्क होकर के प्रयोग करने का मतलब ये है कि भाई चीज़ हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास थोड़ी चीज़ है तो उसको हम इस तरीके से यूज़ करें कि हमारा काम भी चल जाए और फ्यूचर में अगर वो चीज़ हमको ना मिले कुछ समय के लिए तो वो हमारे फ्यूचर में भी काम आती रहे। भाई कोई चीज़, मान लीजिए अगर मैं शुद्ध भाषा में बात करूं, घर की बात करूं, मान लीजिए आपके घर में चीनी है, ठीक है, और आप अब चीनी जो है आपको लग रहा है कि यार चीनी तो थोड़ी बची है और घर से कोई बाहर चीनी लेने जा भी नहीं पाएगा अगले 4-6 दिन, तो अब आप उस चीनी का यूज इस तरीके से करेंगे कि हमारी चाय भी रोज बनती रहे और ये चीनी 4-6 दिन अगर कोई मार्केट ना जा पाए तो ये चल भी जाए, 4-6 दिन चीनी हमारी चल जाए, इस तरीके से आप उसको प्रयोग करेंगे, है ना। भाई जहाँ ज़्यादा डालते हैं कम डालना शुरू कर देंगे, उसको बचाने का प्रयास करेंगे कि हमको किसी भी तरीके से 4 से 6 दिन चीनी चला लेनी है, क्योंकि मार्केट को जाएगा नहीं, अगर खत्म हो गई चीनी तो फिर हमारी चाय भी चली जाएगी। ये होता है संसाधन का संरक्षण करना, उस चीज़ को बचा करके रखना। आई बात समझ में? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्लियर होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, हो गई बात। ठीक है, ये है संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, जो भी संसाधन है उनका उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सर ध्यान दीजिए, सतत पोषणीय विकास कई बार पूछा गया है कि ये क्या होता है। इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, फिर पढ़िए, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, कि जो भी संसाधन है उसको किस तरीके से उपयोग किया जाए और भविष्य के लिए उसको बचा करके रखना, यानी कि आप जो है उपयोग भी कर रहे हैं और बचा करके भी रख रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को लेकर के अब जो आप एक बैलेंस बना करके चलेंगे, इन दोनों के बीच अब जो आप संतुलन बना करके चलेंगे, उसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ओके, संसाधनों के, जैसे कि आपने चीनी आप डाल भी रहे हैं और चीनी को बचा भी रहे हैं, है ना, कि भाई 5 दिन कोई मार्केट जाएगा नहीं तो हम चीनी को उस तरीके से लेकर के चले कि हमारे 5 दिन गुजर जाएं और चाय भी बनती रहे। तो ये बचा करके रखना और उपयोग करना, इस दोनों चीज़ों के बीच में जो आपने एक बैलेंस बना करके रखा है, इसको सतत पोषणीय विकास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, उपभोग यानी कि उपभोग का मतलब होता है जब आवश्यकता के अकॉर्डिंग किसी वस्तु का उपयोग किया जाता है तो उसे उपभोग कहते हैं। भाई आपकी आवश्यकता जितनी है उसमें थोड़ी कमी कर दो, आवश्यकता के अकॉर्डिंग जितना आप यूज करते हैं उसमें थोड़ी कमी कर दो, कमी करके वस्तुओं का पुनः चक्रण और फिर उसका यानी कि रिसाइकलिंग और रीयूज के द्वारा योगदान दिया जाता है, तभी आप उसका संरक्षण कर सकते हैं। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, कुछ खास है नहीं कहानी में, और मुझे लगता है चैप्टर खत्म हो गया, नहीं थोड़ा सा बचा है अभी। आप देखिए, ये जो सतत पोषणीय विकास हम पढ़ रहे थे, इसके कुछ सिद्धांत हैं सर। क्या सिद्धांत हैं? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, इससे हमारा संरक्षण होता है। मानव जीवन की जो गुणवत्ता है उसको और बढ़ाया जाए, मानव के अंदर जो स्किल्स हैं उसको और डेवलप किया जाए, पृथ्वी की जो जीवन शक्ति और विविधता है उसका संरक्षण किया जाए, बचाया जाए, प्राकृतिक संसाधनों
का जो नुकसान हो रहा है उसको कम से कम किया जाए। प्राकृतिक जो संसाधन है, हमारे जो जंगल हैं, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो जल है, जो भी ऊर्जा है ना, वायु है, उसको कम खर्च किया जाए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन किया जाए। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाया जाना चाहिए कि कोई भी समुदाय हो उसको इस योग्य बनाओ कि वो अपने पर्यावरण की देखभाल कर पाए, पर्यावरण की रक्षा कर पाए। तभी जो है आगे कुछ पॉसिबल हो सकता है, चीज़ें बच सकती हैं, संरक्षण हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1-2 लाइनें और बची हैं हमारी, ये हम पढ़ लेते हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं और पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाना चाहिए। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और कैसी रही क्लास ये आप जरूर बताएंगे। आइए क्वेश्चंस जो हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है संसाधन संबंधी कथन पर विचार कीजिए और सही को चुनिए। देखिए, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाए वो संसाधन है। बिल्कुल, अभी आप यही पढ़ रहे थे पूरे चैप्टर में। जिसका उपयोग आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाए, जो मानवीय सेवा में आ जाए जो चीज़, वो संसाधन कहलाती है। जो पदार्थ उपयोगी हो जाता है संसाधन बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, ए भी सही है, बी भी सही है। समय और टेक्नोलॉजी यानी टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो पदार्थों को संसाधन नहीं बना देती, बिल्कुल गलत बात। टाइम और टेक्नोलॉजी ये पदार्थों को संसाधन बना देती हैं। यहाँ पे सी गलत हो जाएगा, ए और बी जो है वो दोनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है, ये तो हम अभी पीछे ही पढ़ चुके हैं, है ना, लोग स्वयं ही महत्वपूर्ण संसाधन है, उनके विचार ज्ञान आविष्कार, है ना। ए और आर दोनों सही हैं। जो आर है वो ए को सही तरीके से स्पष्ट कर रहा है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किन 2 वर्गों में रखा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में, जैविक और अजैविक में रखा जा सकता है। जैविक को हम कहते हैं भैया बायोटिक, ठीक है, अजैविक को कहते हैं अबायोटिक। ओके, इतनी बात होती है, क्लियर। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अभी हमने जस्ट लाइन पढ़ी है। एज इट इज़ क्वेश्चन हमें किताब में देखने को मिले हैं जो हम पढ़ रहे थे। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है, हैं तो वो संसाधन, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है तो वो हमारे संभावित संसाधन कहे जा सकते हैं। उनकी पॉसिबिलिटी है कि हम उनको उपयोग में लाएं। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, मनुष्य द्वारा ही प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है। मनुष्य ही है जो प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी बना लेता है, उनको मूल्यवान बना लेता है, कुछ थोड़ा बहुत उसमें संशोधन करके। कारण ये कहता है कि अगर मानव के द्वारा स्किल्स और उसकी जो एबिलिटी है, योग्यता से प्राकृतिक संसाधनों को उचित उपयोगी ना बनाया जाए तो वे सभी अनुपयोगी रहेंगी। अब इसमें जो है कि क्या होगा, इसमें ये चीज़ है कि दोनों बातें सही हैं। अगर वास्तव में मनुष्य अपनी स्किल्स का यूज़ ना करे, ठीक है, तो और योग्यता का प्रयोग ना करे तो वो चीज़ें क्या हैं, क्या हो जाएंगी, वे सभी अनुपयोगी ही रहेंगी। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है वो ए को सही तरीके से स्पष्ट कर रहा है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि देखिए, क्वेश्चन जो है हमारा वो सीटेट 31 जनवरी 2021 का प्रश्न है। संसाधन के बारे में कथन ए और बी हैं, विचार कीजिए। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी, टाइम और टेक्नोलॉजी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ए गलत है, बी सही है, नहीं गलत, ए गलत तो नहीं है भाई, ए सही है, बी गलत है, बी भी गलत नहीं है। सी ऑप्शन क्या कहता है हमारा, सी ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों सही है। बिल्कुल बात सही है, जो बी है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसी तरीके के क्वेश्चंस अब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस बताओ आपको कक्षा 6, 7, 8 की किताबें मिल रहे हैं, तो भैया काहे नहीं पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, ये जो क्लासेस है अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आज की क्लास कैसे रही कमेंट करके बताइए। मिलते हैं 9 बजे की क्लास में।